सुप्रभात बच्चों। हम कृतिका के कक्षा 9th के अंदर फर्स्ट अध्याय का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम 7 नंबर क्वेश्चन तक आंसर कर चुके थे। आपने कर भी लिए होंगे। आगे हम इनमें से कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं, उनको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से शुरुआत करें। जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है, तो उसने क्या क्या प्रबंध किए। तो लेखक ने क्या क्या प्रबंध किया, हमने इसको पढ़ चुका है बच्चों। जैसे लाउड स्पीकर का मान लो ऐसे अनाउंसमेंट हुआ या ऐलान हुआ, तो लेखक के मन में ये बात निश्चित हो गई कि उनके निवास के आसपास भी पानी घुस सकता है। तो उन्होंने तुरंत जो भी उपयोगी सामग्री थी या वस्तुएं थी, उनको देखना शुरू कर दिया। जैसे गैस, केरोसिन, स्टोव आदि की व्यवस्था की, और बिजली जाने की स्थिति में और रोशनी करने के लिए, प्रकाश करने के लिए दिया जलाई। भोजन के लिए आलू, पानी के पीने का पानी का प्रबंध किया। उन्होंने मोमबत्ती ली, दिया जलाई दी। और अगर ज़्यादा समय तक अगर पानी रहता तो उन्हें अपना मनोरंजन करने के लिए या कह सकते हैं समय बिताने के लिए कुछ पत्रिकाएं भी ले ली। और अगर नींद अगर आने में कोई दिक्कत हो तो उन्होंने कंपोज, जो एक एंटीबायोटिक होती है, दर्द निवारक होती है, या नींद न आने की स्थिति में ली जाने वाली गोलियां ले ली। और अपने पत्नी से भी पूछा कि गैस जो ईंधन है वो पूरा है क्या, मतलब ऐसे इतना उपलब्ध है क्या कि अगर आप सप्ताह भर तक अगर पानी भरा रहे तो गैस खत्म न हो जाए। यानी इस प्रकार से उन्होंने व्यवस्था की। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको इस लेसन के अनुसार मोस्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है। तो ये भी बड़ा मोस्ट है कि जहाँ बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होता है वहाँ पर अगर पानी भर जाए तो उससे जो मान लो गलियों के अंदर से होता हुआ जो पानी आता है वो किस प्रकार से खतरनाक हो सकता है, या उससे प्रभावित क्षेत्र होता है वहाँ पर कौन कौन सी बीमारियाँ फैल सकती है। तो बच्चों यहाँ सबसे जो बड़ी बीमारी होती है वो होती है पैर के पकने की, सड़ने की। यानी कि पैर अगर अंदर हम उस पानी के अंदर डालेंगे तो जो वो पैर के अंदर मतलब एक तरह से सूजन आ जाती है और पैर पकने लगता है, सड़ने लगता है। तो ये सबसे भयंकर बीमारी होती है। और पीने के पानी की अस्वस्थता की बात की जाए तो उससे उल्टी, दस्त, हैजा आदि अनेक प्रकार की बीमारियां हो सकती है। बहुत सारे उस गंदे पानी के कारण मच्छर पैदा हो जाएंगे, और मच्छर से बच्चों आपको पता ही है मलेरिया या डेंगू इस प्रकार की बीमारियां होती है। और इतना पानी मतलब चारों तरफ फैलने से, उसके हवा के संपर्क में आने से एलर्जी जैसी अनेक बीमारियां भी हो जाती है, जैसे सर्दी जुकाम होने का भी खतरा बना रहता है। यानी इस प्रकार की बीमारियां हो जाती है बच्चों। तो आपको 9 नंबर क्वेश्चन करना है। और 10 नंबर में देखिए क्या है। नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया, दोनों ने किन भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया। तो बच्चों आप ये क्वेश्चन आप रिटर्न नहीं करेंगे, लर्न तो आपको करना है। यानी हर एक क्वेश्चन आपको लर्न तो करना ही है बुक के अंदर से। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जिसको हम रिटर्न नहीं करें तो आपको लर्न नहीं करना, ऐसा नहीं है। सभी क्वेश्चन को लर्न करना है, लेकिन रिटर्न के लिए आपको ये क्वेश्चन नहीं देते हैं। जैसे वर्कलोड आप बने बढ़े, तो आपको ये पता ही था किस भाव से वशीभूत था। तो आपको पता है कि वो क्यों लगा दिया था उसने छलांग पानी में अपने मालिक के साथ, क्योंकि उसके प्रति उसका प्रेम भाव प्रकट था, उसकी स्वामी भक्ति थी, जो वह अपने मालिक को दर्शाना चाहता था कि वह उसके लिए कुछ भी कर सकता है। तो कुत्ते के अंदर भी स्वामी भक्ति थी, और मालिक के अंदर भी उसने छलांग लगा दी तो उसके अंदर उसके प्रति भी उसकी आत्मीयता थी, निकटता थी, प्रेम भाव था। इस तरह से दोनों एक दूसरे से वशीभूत थे बच्चों। तो इस तरह से आप इसको लर्न कर लोगे। और 11 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए। अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं, मेरे पास मूवी कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि की तीव्रता उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने अंत में उपयुक्त कथन ऐसा क्यों कहा। यानी उसमें उत्कंठा तो थी कि अगर मेरे पास सब कुछ होता तो मैं क्या क्या करता, लेकिन जब नहीं है तो भी उसको संतोष है मन में कि अच्छा ही हुआ, मेरे पास कलम नहीं है, मेरे पास कैमरा नहीं है, मेरे पास मूवी जो टेप रिकॉर्डर ये भी नहीं है।
आदि ये सब नहीं होने से फिर ऐसा ऐसा क्यों कहा लेखक ने बच्चों? तो हमने इसको पढ़ाई था क्योंकि वह चाहता था कि वह इस प्रकार की जो भयानकता है उसको वो नए नोट करें, क्योंकि पानी चारों तरफ बाढ़ का पानी होता है बच्चों, तो उससे चारों तरफ चीख पुकार शोरगुल इधर उधर की आवाज़ें रोने चिल्लाने की आवाज़ें इस प्रकार की आती रहती है, जिसमें जो लेखक होते हैं कवि होते हैं वो अपने मूवी कैमरा होता है या टेप रिकॉर्डर होता है उन दृश्यों को अपनी कहानियाँ रचित करने के लिए उन सबको लेने के लिए वो उनमें रिकॉर्ड करते रहते हैं। परंतु लेकिन दूसरे क्षण ही उन्होंने इसमें विचार से मुक्ति भी पाली, चलो मेरे पास कलम नहीं है तो अच्छा ही है, मैं कुछ लिखूंगा नहीं। कि लेखक ने माना कि वह डरपोक है और बाढ़ के विनाश के पीड़ितों के कष्ट को रिकॉर्ड करने का साहस उसमें है नहीं अब, और बाढ़ को प्रत्यक्ष देखना और भोगना एक अलग ही प्रकार की अनुभूति होती है। या वो जैसा चाहता था कि मैं प्रत्यक्ष देखूं, उसको केवल लिखूं नहीं। अतः मैं अभी इस भयानकता को अपनी लेखनी के द्वारा दर्ज नहीं करूंगा, वर्णित नहीं करूंगा। इस तरह से मैंने शांति प्रदान कर ली। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर, तो इसको भी आप लर्न करोगे, आपको रिटर्न नहीं करना। 12 नंबर, आपने भी देखा होगा कि मीडिया द्वारा प्रस्तुत की गई घटनाएं कई बार समस्याएं बन जाती है, यानी मीडिया द्वारा प्रस्तुत की घटनाएं कई बार समस्याएं बन जाती है। तो ऐसी किसी घटना का उल्लेख कीजिए बच्चों। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि किस प्रकार से, जैसे अगर कोई निर्संस्था पूर्वक या कह सकते हैं निर्दयता पूर्वक अगर किसी की हत्या कर दे और इस प्रकार से अगर उसको दिखाया जाए, दुर्घटना को दिखाया जाए, तो उस फिर एक तरह से अनेक जो कमज़ोर मन वाले होते हैं या कमज़ोर हृदय वाले होते हैं, उनके जो हृदय होता है या कह सकते हैं कोमल मन होता है, उन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इस श्रेणी में बच्चे भी आते हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी आते हैं। तो इस प्रकार का मीडिया का जो मतलब प्रसार होता है वह दुष्प्रभाव के रूप में हो जाता है। तो ऐसे दृश्यों का यातायात चैनल पर आने पर उन पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से क्रूर अपराधी होते हैं, वो अपराध करने का एक नया तरीका भी खोज लेते हैं। तो अतः इस प्रकार के मीडिया के द्वारा किया जाना भी एक तरह से कह सकते हैं बुरा प्रभाव भी हो जाता है उसका। इस तरह से हम कह सकते हैं अनेक समस्याएं पैदा हो सकती है। तो ये भी बच्चों आपको एक तरह से लर्निंग ही करना है, नोटबुक के अंदर नहीं लिखेंगे। और अपने देख सुने किसी आपदा का वर्णन कीजिए, ये अपने शब्दों में एक तरह से रचित है। तो जिस प्रकार से आप निबंध जो रचना करते हैं तो वो इसी श्रेणी में आते हैं बच्चों। आंखों देखा यानी बाढ़ का आंखों देखा हाल, या इस प्रकार के जो दृश्य होते हैं, मेले का वर्णन करना या कोई आपदा का वर्णन करना या किसी मैच का वर्णन करना, ये सभी इन सब के अंदर आते हैं बच्चों। तो ये भी आपको लर्न ही करना है, रिटर्न नहीं करना। यानी आपको 8 और 9 नंबर क्वेश्चन है वो ही आपको रिटर्न और करने हैं, और कल आपकी नोटबुक आनी ही चाहिए बच्चों अवश्य। हम आगे आपकी जो नोटबुक है उसको चेक करते हुए आगे कार्य करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो यहाँ तक आपका वर्क बच्चों कंप्लीट होना चाहिए। और एक आगे संडे के लिए, आगे जो नेक्स्ट संडे आएगा उसके लिए आपको टेस्ट में जितने अपने लेसन कर लिए हैं उन सबको लर्न करना है। टेस्ट के लिए टेस्ट होगा तो अच्छी तरह से लर्न करेंगे। आपको जितने भी आपके मान लो लेसन हो चुके हैं उन सबको कम्प्लीटली लर्न करना है बच्चों। रिटर्न के लिए जो दिया जाता है वो एक तरह शॉर्ट वर्क है आपके रिटर्न के लिए भी, थोड़ा सा आपका बोझ कम हो, कम लिखना पड़े आपको, और लर्न तो सभी करना ही है। तो अच्छी तरह लर्न करेंगे। एक आपको संबंध लेखन के रूप में जो दे रखा है वो भी अच्छी तरह से लर्न करेंगे, और वर्क भी कंप्लीट होना चाहिए आपका। और कल आपकी जो नोटबुक स्कूल के अंदर आएगी तो वो बच्चों सभी की नोटबुक आनी ही चाहिए, सभी बच्चों की नोटबुक आनी ही चाहिए। अगर आपकी नोटबुक नहीं आती है तब आपकी फिर आपके लिए कॉल की जाएगी पेरेंट्स को। तो ऐसा ना हो कि आपको बार बार फिर कहना पड़े या घर वाले आपको बार बार डांटे। तो इससे अच्छा है कि आप अपना वर्क कंप्लीट करें और स्कूल के में चेक जांच होने के लिए भेजें। और आपका वर्क करने से बच्चों, आपको रिटर्न करने से बच्चों यानी याद भी ज़्यादा होता है, और आपकी राइटिंग यानी लिखावट और वर्तनी होती है उसमें भी सुधार होता है। तो आशा है कि आप अपना कंप्लीट वर्क करते हुए अपनी नोटबुक भेजेंगे। और बच्चों आपको अगर कोई भी कार्य में किसी में कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो के द्वारा या मैसेज के द्वारा अपना और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आंसर के रूप में आप जान सकते हैं। कोई भी आंसर पूछना हो
तो पूछ सकते हैं। कोई वर्ड मीनिंग यानी शब्द का अर्थ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं, तो आप मैसेज करेंगे और कार्य कंप्लीट रखेंगे। ये वर्क आपका कंप्लीट भी होना चाहिए बच्चों। तो आगे वाले लेसन के लिए चलते हैं, उसमें थोड़ा वर्क करते हैं अपने। आगे वाले लेसन देखते हैं। इसमें आज आपको 2 क्वेश्चन मिले हैं, उनको आज अच्छी तरह से रिटर्न कर लेंगे। पीछे वाला कार्य भी आपका पूरा किया हुआ होगा। आगे चलो हम आगे वाले लेसन को देखते हैं। तो बच्चों क्रमानुसार अध्याय नंबर 2 का अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम मेरी संघ की औरतें, जिसकी लेखिका है मृदुला गर्ग, जिन्होंने एक संघ स्मरणात्मक गद्य की रचना की है, जिनकी शैली बहुत अच्छी शैली में लिखा है, अपने स्थानीय भाषा के अंदर शब्दों का प्रयोग करते हुए लिखा है। तो ये एक संघ स्मरणात्मक गद्य है बच्चों, याद रखेंगे आप। जब भी कोई भी लेखक अपनी बीती हुई बातों को, अपनी या बीती हुई वृत्तांत को जब अपने शब्दों के अंदर प्रकट करते हैं, तो इस प्रकार का कोई भी लेख होता है वो एक संघ स्मरणात्मक गद्य होता है। यहाँ पर आप याद रखेंगे बच्चों, संघ स्मरणात्मक संघ स्मरणात्मक गद्य, तो इसको आप याद रखेंगे। संघ स्मरणात्मक गद्य के रूप में मालूम जानेंगे इसको, जिसमें मेरे संघ की औरतें के रूप में यहाँ पर अपनी बीती हुई बातों को बता रहे हैं। मृदुला ने बड़ी ही एक नई शैली के अंदर इसको रचा है, जिसमें उन्होंने अपनी नानी, दादी, माँ, बहनों के बारे में वर्णन किया है, उनकी रुचि, उनकी अभिरुचि सबको प्रकट किया। यहाँ पर उन्होंने जो पीछे बीती हुई बातों को के अनुसार न कर अपने शब्दों के अंदर यहाँ पर रचना करते हुए एक बड़ी ही नई शैली के रूप में यहाँ पर वर्णन किया है, जिसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने अपने जो आसपास की जो पारिवारिक या आसपास पड़ोसियों की जो नारियाँ थी या घर के अंदर जो सदस्य थे, किस प्रकार से दूसरे पर प्रभाव था। तो यहाँ पर उन्होंने अपने जो नारीवाद के रूप में कह सकते हैं, या नारी शक्ति, या नारी किस प्रकार से समाज के अंदर उनका प्रभाव होता है, या किस प्रकार से वो एक पुरुष जाति के अंदर से दबकर अपना जीवन जीती है। तो यहाँ पर सबका वर्णन करते हुए मृदुला गर्ग जो लेखिका है उन्होंने वर्णन किया है। तो हम अध्ययन करेंगे। देखो बच्चों, तो यहाँ पर लेखिका अपनी नानी जी के बारे में सबसे पहले बता रही है कि किस तरह से उनकी नानी थी, वो किस प्रकार से उनका जीवन था, उनका व्यक्तित्व था, तो उसके बारे में बता रही है। मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। तो यहाँ पर अपनी नानी के बारे में बता रहे हैं कि नानी को मैंने कभी नहीं देखा, यानी कि लेखिका के जन्म से पहले ही उनका शायद देहांत हो गया होगा। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। यानी स्पष्ट है कि लेखिका ने नहीं देख पाई वो। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम तीनों बहनों को खुद कहानी कहनी पड़ी। तो यहाँ पर वो कह रही है कि जो नानी या दादी होती है, जो परिवार के अंदर कहानियाँ सुनाती है, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाकर, परियों की कहानियाँ, राजा महाराजाओं की कहानियाँ, ऐसी साहस भरी कहानियाँ, या ऐसे उत्साह या कह सकते हैं अच्छे गुणों वाली ऐसी कहानियाँ जो व्यक्ति के अंदर, या कह सकते हैं बच्चों के अंदर संस्कार पैदा करने वाले, ऐसे सभ्य बनाने वाली ऐसी कहानियाँ होती है, वो दादी नानी से सुनना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो लेखिका मृदुला है वो अपना दुर्भाग्य मानती है कि उन्हें अपनी नानी से ऐसी कहानी सुनने को नहीं मिली, इसलिए वो तीनों बहनें एक दूसरे को कहानी कहती। नानी से कहानी भले न सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी। उनका नानी से चाहे हमने कहानी नहीं सुनी, लेकिन जो नानी थी उनका व्यक्तित्व था वो हमने जरूर सुना, उनकी कहानी जरूर सुनी। बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया, यानी कि उनकी जो नानी थी मेरी, वो किस प्रकार की थी, या उनका परिवार में क्या वर्चस्व था, उसके बारे में जो उनका मर्म था या उनकी जो अंदर दर्द था, उसको हमने महसूस किया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ और पर्दानसी कहते हैं पर्दा करने वाली स्त्री। तो बच्चों पुराने समय में
जो घूंघट यानी पर्दा प्रथा थी आज भी है बच्चों, लेकिन आज उतना नहीं है जितना कि पहले समय में था। यानी पहले औरत को पर्दा रखना ही पड़ता था क्योंकि वो अनपढ़ थी, पारंपरिक होती थी। तो इस तरह से, और जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। यानी शादी होते ही नानी को छोड़कर जो नाना जी थे, जो उनके पति थे, वो बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए। और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे, क्योंकि बच्चों जैसे देश होता है वैसा देश हो जाता है। तो जिस प्रकार की वो पढ़ाई करके आए थे बैरिस्ट्री, यानी जो वकालत या वकील की जो पढ़ाई करके वो लौटे थे, तो उनका वो उसके ऊपर उस जो सभ्यता थी या कह सकते हैं रीति रिवाज थी, उसका असर भी उन पर नजर आया। और वो किस प्रकार से अपनी जो मेरी नानी थी, मान लो जो लेखिका की, यहाँ लेखिका की नानी की बात हो रही है कि लेखिका की जो नानी थी उनके साथ उनका मान लो किस तरह जिनके बसर मान लो हुआ या प्रभाव पड़ा। नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। यानी नानी ने तो अपना जैसी थी वैसी रही, उन्होंने उनके पीछे होता भी है बच्चों। अगर मान लो किसी की पत्नी, अगर मान लो पति किसी का किसी जॉब के अंदर, किसी कार्य के अंदर लगा हुआ हो, तो उसका प्रभाव उसकी पत्नी पे जरूर पड़ता है, वो वैसी ही नजर आती है। और ये स्वाभाविक ही होता है बच्चों। अगर एक डॉक्टर है और अगर मान लो उस डॉक्टर की पत्नी है तो उसको डॉक्टर साहिबा के रूप में पुकारा जाता है। और अगर एक टीचर होता है तो उसकी अगर पत्नी है तो उसको मैडम के रूप में पुकारा जाता है। या और अन्य जैसे मान लो कोई भी होती है तो उसके अनुसार ही उसको भी पुकारा जाता है। लेकिन नानी थी, उनके ऊपर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो जैसी थी वैसी रही। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। यानी उन्होंने अपनी इच्छा आकांक्षा, यानी वो क्या चाहती है, उनके मन के अंदर ऐसी क्या इच्छा है, क्या उनकी इच्छाएं हैं, क्या पसंद है, क्या नापसंद है, वो सारी की सारी बातें वो उन्होंने कभी भी इजहार कहते हैं प्रकट करना, उन्होंने कभी भी इस चीज को नहीं प्रकट किया। अपनी उन इच्छाओं को किसी प्रकार से उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया, यानी स्पष्ट भी नहीं किया कि वो क्या चाहती है और क्या नहीं चाहती। और बैरिस्ट्री मतलब जैसे वकालत, वकील होते हैं बच्चों, जान गए होंगे आप। बैरिस्ट्री शब्द का विलायत कहते हैं विदेश, विदेश चले जाना। यानी यहाँ विदेश, विलायत पहले इंग्लैंड को कहा जाता था बच्चों। और जहाँ पर एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है वहाँ पर उन्होंने डिग्री प्राप्त की थी। और बाकी आप सभी इन सब शब्दों को जानते होंगे। आकांक्षा कहते हैं कामना को, और इजहार कहते हैं व्यक्त करना या प्रकट करना। यानी उन्होंने अपने पति पर कभी भी अपनी पसंद नापसंद, अपनी क्या वो उसकी कामनाएं हैं, क्या इच्छा है, उन्होंने कभी भी अपने पति पर प्रकट नहीं होने दिया, या अपने पति को भी प्रकट नहीं होने दिया कि वो क्या चाहती है। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। आगे पेज नंबर, आगे वाले पेज पे चलते हैं बच्चों। पेज नंबर 14 पे देखते हैं बच्चों, जिसमें वो बता रही थी कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी जो आदतें थी या किस प्रकार की वो चाहती थी वो सब उन्होंने प्रकट नहीं होने दिया। फिर आगे यहाँ पर कहती है कि पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ, तो यानी कि यहाँ पर नानी की जो बात बता रही है, और जब नानी की जो यानी कि अपनी माँ के बारे में कह रही है कि जब माँ मेरी 15 वर्ष की थी, एक इकलौती बेटी थी नानी की, कि शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुँहजोर हो उठी। और मुँहजोर कहते हैं बहुत बोलने वाली, यानी पहले तो बिल्कुल भी नहीं बोलती थी, खामोश थी। लेकिन जब उनकी बेटी की बात आई, बेटी की जिम्मेदारी की बात आई, या जो उनकी एक माँ की जिम्मेवारी होती है अपनी बेटी के प्रति, कि वो किस प्रकार से उसका देखभाल करे, किस प्रकार से वो आगे उसका ऐसा ससुराल हो या उसकी भलाई के लिए वो माँ कुछ भी कर सकती है, तो इस तरह से एक तरह से वो मुँहजोर हो उठी। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती है। यानी वो पहले तो बिल्कुल एकदम शांत स्वभाव, पर्दे के पीछे रहने वाली, परिवार से किसी से भी यानी बहुत कम बोलने वाली, और बाहर से कोई भी व्यक्ति होता तो उससे तो बिल्कुल नहीं बोलती थी। लेकिन यहाँ पर अपनी बेटी के लिहाज को देखते हुए, अपनी बेटी की सुरक्षा या अपनी भलाई देखते हुए उन्होंने पर्दे का लिहाज छोड़कर, यानी उसकी चिंता छोड़कर
जो प्यारेलाल, जो स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा थे, जो उनके जो पति थे, उनसे मिलना चाहते थे। सब दंग हैरान रह गए कि सब हैरान रह गए भाई, जो कभी किसी से नहीं बोलती, पर्दे से बाहर नहीं निकलती, आज वो ऐसे उनके मित्र से ऐसे क्या बात करना चाहती है, क्यों मिलना चाहती है वो उनसे। जिस पर्दानिशी औरत ने, मतलब कभी जो पर्दा रखने वाली जो ये औरत है, प्राय मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की, और आज आखिरी वक्त में अजनबी से क्या बात कहना चाह रही है। यानी आज इस वक्त, यानी आखिरी वक्त मतलब वो किसी एक मतलब आखिरी वक्त के रूप में जो मतलब लग रहा था जैसे वो आखिरी वक्त है उसके लिए, यानी इस प्रकार से बीमार रही होगी वो, या बीमार होगी तभी तो वो आखिरी वक्त के रूप में यहाँ दर्शा रहा है। अजनबी से क्या कहना चाहती है, यानी सबके अंदर एक, उनके मस्तिष्क के अंदर एक तरह का क्वेश्चन कौन रहा था, प्रश्न पैदा हो रहा था। पर नाना ने वक्त की कमी, मतलब ऐसा लगा कि इसके पास वक्त बहुत कम है और इसकी बात को मान लिया जाए, इसकी बात को पर गौर की जाए, कमी को देखते हुए, वक्त की कमी को देखते हुए और मौके की नज़ाकत को देखते हुए, मतलब मौके की जो पास में कमी मालूम महसूस होना, या कमी वक्त में मालूम ऐसा बहुत कम समय रह जाना का कह सकते हैं बच्चों की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय उन्होंने फौरन, यानी तुरंत, क्या कहेंगे, तुरंत जाकर दोस्त को लिवा लाए, मतलब उनको बुला कर ले आए और बीबी के हुजूर में पेश कर दिया, और जो उनकी पत्नी थी उनके सामने ले जाकर पेश कर दिया। भाई मेरे मित्र, मेरी पत्नी तुमसे कुछ कहना चाहती है, वो मुझ पर विश्वास नहीं कर रही, वो केवल आपसे बात कर कर और अपनी बात कहना चाहती है। तो इस तरह से उन्होंने अपनी बात पूर्ण करने के लिए उनके सामने पेश कर दिया। तो बच्चों आज हम अध्ययन यहाँ तक कर लेते हैं, और पीछे जो हमने अध्याय फर्स्ट के अंदर जो क्वेश्चन आंसर थे आप उन्हें पूर्ण करेंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसको लर्न कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो आप इसको अच्छी तरह से दोहरान करते हुए जो कुछ शब्द आए हैं, अगर कहीं आपको नहीं समझ में आए हो तो आप अंडरलाइन करेंगे और पूछेंगे। कोई भी शब्द का अर्थ नहीं आया हो या कोई सेंटेंस समझ में नहीं आया हो तो अंडरलाइन कर लिया करो, और आप मैसेज के द्वारा या वीडियो के द्वारा आप अपनी बात कह सकते हो। यानी आप भी एक शॉर्ट वीडियो बना लिया करो और उसको सेंड कर दिया करो बच्चों, जिससे हम आपकी बात को जान सकें, आप क्या कहना चाहते हो, क्या पूछना चाहते हो। तो आपको फिर कॉल के द्वारा या नेक्स्ट जो भी वीडियो बनेगा या हम अध्ययन करेंगे उसके अंदर आपकी उस बात को, उसको सॉल्यूशन करते हुए, उसका अर्थ निकालते हुए आपको अध्ययन के रूप में करवाएंगे। जय हिंद।